बेटा 2 मिनट वेट कर लो, जैसे ही और स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं फिर हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बेटा हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आई थिंक और स्टूडेंट्स ऐड नहीं होंगे इसलिए, ठीक है। तो कल हम लोगों ने माइक्रो मैक्रो फैक्टर्स या यूं कहें इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये सारे हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज बात करते हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस की। एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या होती है? जो भी हमारी फॉर्म के चारों ओर का एनवायरमेंट है उसकी एनालिसिस करना कि वो हमारी फॉर्म के लिए सुटेबल है या नहीं है। अगर इन केस है तब तो हमारे वेल एंड गुड, हमारी फॉर्म इजी गोइंग वे में रन करेगी। बट अगर इन केस हमारी फॉर्म के लिए वो एनवायरमेंट सेटिस्फैक्टरी या सुटेबल नहीं है, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी फैसिलिटीज या फैक्टर्स हमारे पास या कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, उनकी थ्रू हम अपने एनवायरमेंट की एनालिसिस करते हैं, और जो भी उसमें कोई भी शॉर्टकमिंग्स होती है उसको हम इस तरीके से अपडेट करते हैं या उस पर चेंज करते हैं कि उसे हम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर सकें, और जिससे हमारी जो भी हमारी फॉर्म में काम हो रहा है, जो भी उसकी प्रोसेसिंग है, उस पर किसी टाइप का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, ठीक है। तो बेसिकली इन्वायरमेंटल एनालिसिस को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो ये वो प्रोसेस होती है जिसमें हम वेरियस फैक्टर्स के थ्रू अपनी मीन्स अपने फर्म के लिए जो भी हमारे वेरियस फैक्टर्स कौन कौन से हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, दोनों तरीके के, जिसमें नेचुरल, लीगल, सोशियोलॉजिकल, सोशियो पॉलिटिकल, इस टाइप पॉलिटिको लीगल, इस टाइप के इन्वायरमेंट्स, इन इन सब फैक्टर्स के थ्रू, या फिर जो हमारे इंटरनल या जैसे कि हमारे कस्टमर्स हुए, सप्लायर्स हुए, हमारे जो भी एम्प्लॉयज हैं, इन सब के थ्रू हम अपनी फॉर्म की जो भी हमारी वेरियस फॉर्म की स्ट्रेंथ्स या वीकनेस या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होती है, उसको जिस तरीके से हम आइडेंटिफाई या उनकी हम सिग्निफिकेंस करते हैं फॉर आवर फॉर्म, वो हमारा एनवायरमेंटल एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। एनवायरमेंटल एनालिसिस के लिए बेसिकली, एक सेकेंड, फीचर्स की अब बात करें तो देखो जो ऊपर प्रोसेस वगैरह था वो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो तुम लोग पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। फीचर्स की अगर बात करें तो 3 टाइप के फीचर्स हमें दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट वन इज होलिस्टिक एक्सरसाइज, नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस, थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। एनवायरमेंटल एनालिसिस के जो फीचर्स होते हैं वो ये कि एक होलिस्टिक एक्सरसाइज है। होलिस्टिक एक्सरसाइजेस मींस क्या कह सकते हैं, लाइक ये एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, ठीक है, बहुत ही वाइड, बहुत ही ब्रॉड है, जिसको कुछ सिंपल से वर्ड्स में या कुछ सिंपल प्रोसेसेस के थ्रू एक्सप्लेन किया जा पाना बहुत इजी नहीं है, ये टफ टास्क है, क्योंकि इसमें हमें अपनी फॉर्म के लिए जो भी प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं या जो भी पोटेंशियल फैक्टर्स नजर आ रहे हैं उनको हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है।
देन आफ्टर हमें क्रॉस चेक भी करना होता है कि जो भी एस्पेक्ट्स या प्रोस्पेक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं वो सुटेबल होंगे या नहीं, ठीक है। साथ ही साथ जो भी ये प्रोस्पेक्ट हैं या जो हमने आइडेंटिफाई किए, क्या जो भी हमारे आइडेंटिफिकेटरी फैक्टर्स थे वो चलो सुटेबल थे या नहीं थे, वो अगर हम नहीं भी सुटेबल थे उनको हम कुछ चेंजमेंट प्रोसेसेस के थ्रू अपनी फॉर्म के लिए सुटेबल कर भी ले, बट क्या वो उस तरीके से हेल्प कर पाएंगे हमारी फॉर्म के या एनवायरमेंट की स्कैनिंग में, ठीक है। इसीलिए से एक होलिस्टिक एक्सरसाइज कहा गया है। एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस इसलिए है क्योंकि जो भी इन्वायरमेंटल एनालिसिस में क्या होता है, जो भी एनालिस्ट होता है वो लगातार चीजों को एक्सप्लोर करता रहता है, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है, क्या अभी हो रहा है और क्या क्या हो सकता है, और कुछ ऐसा जिसको हम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इसे एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस कहा गया है। लास्ट कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर हम चाहते हैं हमारी फॉर्म कॉन्टिन्यूएशन में उसमें जो भी अगर हम प्रॉफिट गेन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम उसे सस्टेन रखे रहे, मेंटेन किए रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉन्टिन्यूएशन में ये प्रोसेस चलती रहनी चाहिए। हम जो भी इन्वायरमेंट की स्कैनिंग कर रहे हैं या फिर हम जो भी उसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ हो या वीकनेस हो या अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स, फॉर आवर फॉर्म हम जो भी काम कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूएटरी प्रोसेस के थ्रू चलता रहे, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस कहें, नीड कहें या सिग्निफिकेंस कहें, एक ही चीज होती है, ठीक है। environmental factors are prime influences of strategy change। हमें जो जैसे हमारे एनवायरमेंट में फैक्टर्स होंगे या जो हमारे एनवायरमेंट की में जैसा हमारे एनवायरमेंट में हो रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी स्ट्रेटेजी में नेसेसरी चेंजेस। गुड आफ्टरनून बेटा, अभी ज्यादा नहीं बताया है, बस एनवायरमेंटल एनालिसिस का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट और उसके फीचर्स, ठीक है। और अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस, हाँ ये कह रहे थे कि जो भी हमारे फैक्टर्स हैं अगर वो हमारे जैसे हमारा एनवायरमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग जो भी स्ट्रेटेजीज हम फॉलो कर रहे हैं हमें उसमें चेंज लाने होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सपोज हमारी जो स्ट्रेटजी हम एक साल पहले यूज कर रहे थे वही, खुद देखो जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है और एक 1.5 साल या 2-3 साल पीछे जाओ तब के हालातों में आज के हालात में काफी फर्क है। तब जो हम काम जिस तरीके से हम कर रहे थे आज हम उस तरीके से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तब में अब में बहुत चेंज आ गया है। तब पब्लिक क्या करती थी, वो शॉप तक आके क्या कर रही थी, सामान देख के खरीद रही थी। आज पब्लिक के पास ये ऑप्शन ऑलमोस्ट निल है, बहुत ही कम रह गए हैं इसके चांसेस। और पब्लिक किसी भी टाइप का कोई भी अपने हेल्थ वाइज कोई भी नेगेटिव इश्यूज नहीं चाहती, इसलिए पब्लिक क्या करी है, सब मैक्सिमम चीजों में कोशिश उसकी यही है कि चाहे ग्रोसरी हो या एफएमसीजी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी ज्वेलरी हो या कि कोई भी, एक तो बेसिक नेसेसिटी की बात की जाए उसके लिए छोड़ के अदर जो नेसेसिटीज हैं बट वो बेसिक या प्राइमरी नहीं है उसके लिए पब्लिक ऑनलाइन प्रेफर कर रही है, ठीक है। तो ये जो है ये उसी के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, जो भी हमारे रिटेलर्स है या वेंडर्स है या जो भी फर्म है वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज में चेंजेस ला रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंस है इन्वायरमेंटल एनालिसिस की कि ये प्राइम इन्फ्लुएंस किसको करता है, जो भी स्ट्रेटजी में चेंजेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है environmental analysis provides the time to the strategies of forecast opportunities and to plan to respond aptly to those opportunities। environmental analysis ही हमें प्रोवाइड कराती है कि हमारी फर्म के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो अप्रोप्रिएट हैं और उन्हीं अपॉर्चुनिटीज की फोरकास्टिंग के बेसिस पर हम उनको ग्रैब कर सकते हैं बाय अप्लाइंग वेरियस स्ट्रेटजीज, ठीक है। Next, environmental analysis help strategists to develop an early warning system to prevent threats, to develop strategies which can convert a threat into an opportunity। Obvious सी बात है, हम अपने environment की analysis कर रहे हैं जिससे जो strategist हैं जो कि analysis कर रहे हैं उनको क्या help मिलती है, वो बहुत जो future में होने वाला है उसको उसके लिए preventive measures लेते हुए जो भी थ्रेट्स है फॉर्म के लिए उनको अपनी उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज में डेवलपमेंट करके जिससे वो उस थ्रेट को क्या कर सके, अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
They means environmental analysis. They help to determine what factors in the environment present threats to the organization's present strategy and objectives accomplishment. They help means जो भी हमारी ये environment की analysis हम कर रहे हैं, ये हमारे लिए helpful होती है कि हम जो भी present time में strategy use कर रहे हैं, उसी के according हम अपने environment की threats को analyze करें और साथ ही साथ उनकी analysis करने के साथ साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी अकॉम्प्लिश करें. ठीक है. नेक्स्ट है दे आल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द इनहेरेंट रिस्क इन्वॉल्व्ड इन यूटिलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज एज नॉर्मली रिस्क आर इन्वॉल्व्ड इन एनी अपॉर्चुनिटी. बहुत ही बेसिक सी चीज है. अगर हम अपने एनवायरमेंटल एनालिसिस के थ्रू अगर हम ये देख पा रहे हैं या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हम अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसी थ्रेट्स है जो मे बी आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए हमारी वीकनेस बन के उभर सकती है, उनको हम क्या कर सकते हैं उसी समय पे अपने रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के थ्रू उनसे जो भी रिस्क है फैक्टर, जो भी रिस्क फैक्टर है कि कहीं वो हमारी वीकनेस ना बन जाए या वो हमारे लिए थ्रेट के तौर पर ना काम करने लग जाए, उनको हम क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई करके उनके रिस्क फैक्टर को रिमूव कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो काम हम कर रहे हैं इसमें भी कहीं ना कहीं रिस्क तो इन्वॉल्व है ही. रिस्क हर चीज में. अभी हमने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद हम उस पर अब काम कर रहे हैं. कोई जरूरी नहीं है हमारी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस वर्कफुल हो, ठीक है, या वो हमारे लिए हेल्पफुल हो जिससे जो भी हमें लॉस होने हैं वो हमारे लिए ऑलरेडी रिकवर हो जाए. ठीक है. तो रिस्क हर एक काम में इंक्लूड होगा ही होगा. नेक्स्ट है दे हेल्प टू डिटरमाइन व्हाट फैक्टर्स इन द एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटीज for optimal utilization of resources and achievement of objectives effectively. They help me जो भी हमारी ये क्या है ये सब जितनी भी टाइप की एनालिसिस है एनवायरमेंट की ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है कि हम अपने एनवायरमेंट की जो भी अपॉर्चुनिटीज हो उनके उनमें अपने उनके लिए अपने रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके और साथ ही साथ इनको ऑप्टिमम यूटिलाइज करने के साथ ही साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स या जो भी हमारे गोल्स है या पर्पसेस हैं उनको भी हम इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में फुलफिल कर सकें. नेक्स्ट है सिस्टमैटिक एनालिसिस इनेबल्स द मैनेजर्स टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर एंड टू हैव इनफ टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज. दिस मिनिमाइजेस द टाइम प्रेशर ऑफ द मैनेजर्स ऑन द अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स. अगर हम अपने एनवायरनमेंट की सिस्टमैटिक एनालिसिस कर रहे हैं तो ये जो सिस्टमैटिक एनालिसिस है ये हमारे मैनेजर्स को क्या करेगी एफिशिएंट बनाएगी. किस चीज में कि वो फ्यूचर में जो भी एक्टिविटीज होने वाली हैं उसको उसमें जो भी टाइम ज्यादा लगना है उसको वो कम करके अदर एक्टिविटीज जो कि यूजफुल है उनमें ज्यादा टाइम मींस ओवरऑल ये इन शॉर्ट समझो कि जो भी हमारे फ्यूचर में इवेंट होने वाले हैं या जो भी फ्यूचर में अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस होने वाले हैं उनमें वो अपना अभी से ही प्रेडिक्शन के बेसिस पर अपना टाइम स्पेंड करके उनसे जो लॉस होना है उनको वो कम कर सके. ठीक है, या उससे फर्म को ओवरकम कर सके. नेक्स्ट है दे हेल्प द मैनेजर्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली देन अदर ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम बहुत ही सही या इफेक्टिव तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन की के एनवायरनमेंट की एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें इसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को भी जल्द से जल्द अकॉम्प्लिश कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस. लिमिटेशंस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस. अब जो हम ये एनवायरनमेंट की एनालिसिस कर रहे हैं हर काम को करने की कुछ सर्टेन बाउंड्रीज होती है जिससे आगे बढ़ के हम काम नहीं कर सकते हैं. तो उसी तरीके से कुछ लिमिटेशंस होंगी. ठीक है, या कुछ बाउंड्रीज होंगी. तो वो लिमिटेशंस क्या है उसकी बात अब करते हैं. जो भी हमारी एनवायरनमेंट की एनालिसिस होती है इसको हम ये एक तरीके से अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट हम इसमें से नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं फ्यूचर की फोरकास्टिंग या फ्यूचर एंटिसिपेटरी बेसिस पर कर रहे हैं ऑलरेडी फोरकास्ट करके कि पिछले बीते सालों में ऐसा कुछ हुआ है तो मे भी ऐसा हो तो उसके लिए हम इस तरीके की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करके इसको हम प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं. ठीक है. तो एनवायरनमेंट की एनालिसिस बेसिकली अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट नहीं कर सकती. भाई जो इन फ्यूचर होना है वो तो होकर ही रहेगा. हाँ ये हो सकता है जो भी अनसर्टेनिटी है उससे जो भी
रिस्क फैक्टर या जो भी एक लॉस का फैक्टर है वो हम उससे बहुत ज्यादा नहीं इफेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, हमने वक्त रहते उस पर काम करके उससे ओवरकम कर लिया है। Next, environmental analysis does not guarantee the organizational effectiveness. It is only one of the inputs in strategy development and testing. Next क्या है, जो भी environment की analysis है वो organization की effectiveness के लिए गारंटी नहीं देती है। ये सिर्फ एक टाइप का इनपुट है जिसके थ्रू स्ट्रेटजीज को या स्ट्रेटजी को डेवलपमेंट प्रोवाइड होता है। ठीक है, ओके। लास्ट है हमारा, नहीं नेक्स्ट है, द पोटेंशियल ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस is often not realized because it depends upon how it is practiced. Sometimes the managers show their faith in the data without verifying it. मीन्स ये कह रहा है कि जो भी इन्वायरमेंट के एनालिसिस का पोटेंशियल निकल कर सामने आएगा वो या जो भी है वो नॉट रियलाइज बिकॉज इन क्योंकि जो भी हमारी कंपनी है या जो भी हमारी फर्म है उसका क्या है, शो देयर फेथ इन द डेटा विदाउट वेरीफाइंग द डेटा। Without any verification, firm is ready to use those data. ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट हमारा, when there is overloading of information one is likely to be misleading as ये आप किधर पढ़ रही हो? क्या हुआ बेटा? मैम किधर पढ़ रही हैं आप? बेटा आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा तेज बोलो। हम बोल रहा हूँ ये किधर पढ़ रही हैं आप? मुझको ये लिमिटेशंस का 4th पॉइंट देखो, देखा जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ध्यान दो 4th पॉइंट। When there is overloading of information, one is likely to be misleading as too much reliance is often given to the data collected through environmental scanning. देखो अब तक हम environmental analysis पढ़ रहे थे, environmental analysis का ही एक स्टेप होता है environmental scanning। इसी स्कैनिंग ही ये जो प्रोसेस होती है, इसी स्कैनिंग के थ्रू हम अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स इन चारों को ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये कहा जा रहा है इसमें कि हमारे पास जो भी कलेक्टेड डेटा है, जरूरी नहीं है हमें सिर्फ उसी डेटा पर ही मतलब ज्यादा भरोसा या ज्यादा ट्रस्ट करके उसी डेटा के ही थ्रू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके या उसी इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस करना चाहिए। ठीक है, हमें मेन ध्यान अपनी जो भी हमारे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग से जो हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस पर निकल के सामने आ रहा है, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारी 3-4 पॉइंट्स हमारे एनवायरनमेंट की लिमिटेशंस के थे। ये वो लिमिटेशंस जिनसे आगे बढ़ के हम अपनी एनवायरनमेंट की स्कैनिंग या एनवायरमेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी आउटपुट निकल के सामने आएगा वो बहुत ही वर्स्ट हो सकता है। ठीक है, और उसके थ्रू हमारा कोई भी काम मे भी ऐसा हो कि हमारा कोई भी काम ना सॉल्व हो। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। हमारी जो एनवायरमेंटल एनालिसिस है इसके कुछ लेवल्स हैं। तो 2 टाइप के लेवल दे रखे, एक एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस, दूसरा इंटरनल। नाम से ही पता लग रहा है जब हम एक्सटर्नल की बात करेंगे तो उसमें हमारे वो सारे डिसीजंस आएंगे जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेटेड होते हैं। लाइक हमारी फॉर्म का जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है या जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है वो हमारी फॉर्म पर किस टाइप से इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट की फर्म की जो भी बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें किस टाइप का इम्पैक्ट आ रहा है ड्यू टू फाइनेंशियल इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कौन कौन से होते हैं, मार्केटिंग होता है, पॉलिटिकल होता है, लीगल होता है। ठीक है, और अगर हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करें तो वो हमारा वो एनवायरनमेंट होता है जो विद इन द फर्म काम करता है। लाइक हमारी मशीनरी, हमारी लैंड और हमारी, नेक्स्ट बताओ क्या हो सकता है, और हमारा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू, हम क्या सोच रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर फर्म या टू कन्वर्ट स्ट्रेंथ, टू कन्वर्ट थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज टू आवर स्ट्रेंथ। ठीक है,
हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को या थ्रेट्स को किस तरीके से हम उसमें क्या कर रहे थे। है, ये थे हमारे दो टाइप के लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ इंटरनल कैपेबिलिटी। इंटरनल कैपेबिलिटीज हम ऑलरेडी बता चुके हैं, वो सारे फैक्टर्स जिनके लिए जो फर्म में इंटरनल लेवल पर काम कर रहे हैं उन सब की इंटरनल एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हाँ, तो ये देखो एक ये इधर एक फ्लोचार्ट फॉर्म में है जिसमें हमारे इंटरनल एनालिसिस का एक फ्रेमवर्क दे रखा है। किस टाइप से है, सबसे पहले देखो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज माने हम किन किन अपनी स्पेशलिटीज के थ्रू या अपनी क्या बोल सकते हैं स्पेसिफिक किसी एडवांटेज के थ्रू हम अपने जो भी हमारी फर्म के कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर हम अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, देखो बेसिकली ध्यान दो, ये जितने भी फ्लोचार्ट में जितने भी टर्म्स यूज हो रहे हैं सब अपसाइड एरो का डायरेक्शन हुए, मींस हमारा क्या है, जो भी हमारी ये एनालिसिस है ये लोअर बॉटम से स्टार्ट होगी, लोअर से स्टार्ट होते हुए ऊपर तक जाएगी। क्यों जाएगी, अब ये ध्यान दो। सबसे पहले क्या है, दो चीजें हैं, एक तो हमारी फर्म के पास कौन कौन से अवेलेबल स्कार्स रिसोर्सेस हैं, ठीक है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज जब हम दूसरी चीज क्या है, जो भी हमारी फर्म के पास ये रिसोर्सेस हैं इसको लेकर हमारी फर्म का बिहेवियर कैसा है, मीन्स हमारी फर्म के क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या क्या ओपिनियन है कि वो इस किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपना बिहेवियर या अपने वर्किंग प्रोसीजर को स्टार्ट करे कि वो इन रिसोर्सेज से आगे तक जो भी इन्वायरमेंट की एनालिसिस है वहां तक पहुंच सके। तो सबसे पहले जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, दोनों कौन, रिसोर्सेज और ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर, उससे क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रेंथ और वीकनेस पर हम काम करते हैं। हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उन पर काम करना स्टार्ट करते हैं कि उसको हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी। हर फर्म में कोई ना कोई एक एक्सपर्टीज होता ही होता है। लाइक हमारी फर्म की अगर हम बात करते हैं, अब हमें उसमें ये देखना है कि हमारी फर्म में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैपेबल, ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं इंटरनल लेवल पर लोग, वो ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स। अब हमने कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम कौन कौन से इफेक्ट के थ्रू अपनी जो भी हमारा अवेलेबल जो भी प्रोसेस है उसको हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो भी हमारी कॉम्पिटेंसीज हैं उनके बावजूद हम कैसे ग्रो करते हैं। कॉम्पिटेंसी बोला, कॉम्पिटेंसी के हिसाब से हाँ यही एक मेन हो सकता है कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है हम क्या बोले, जो भी हमारी ये फर्म या ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ उसको हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी ये स्टार्टिंग से हम अपने रिसोर्सेस के थ्रू जो भी हमने सिद्धार्थ और अनिका सॉरी 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 जो भी हमारी कॉम्पिटेंसीज हैं, ठीक है, उसमें हम किस तरीके से अपनी जो भी हमारे स्ट्रेंथ है, जो भी हमारी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, जो भी हमारी वीकनेस है, साथ ही साथ जो भी हमारी थ्रेट्स हैं, उनसे हम कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं टू बीट आवर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, एंड एज वेल एज टू सेटिस्फाई आवर कंज्यूमर नीड्स। ये बेसिकली हमारा एक फ्रेमवर्क था, किस लिए, हमारी इंटरनल एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो इतना जितना बताया है उतना आज के लिए क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो ये जो हमारा आगे का नेक्स्ट टॉपिक है डायनेमिक्स ऑफ इंटरनल एनालिसिस और प्रोसेस, ये सब हम कल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसमें अप्रोचेस है या जो भी, इसी में हमारी वैल्यू चेन भी आ जाएगी, जो पोर्टर की वैल्यू चेन एनालिसिस है और पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल है, वो सब कुछ हमारी इसी इंटरनल एनालिसिस में ही कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो फिर ठीक है, आज की क्लास फाइंड अप करते हैं, तो कल मिलते हैं अपने ही क्लास के टाइम पे। बच्चों बस थोड़ा टाइमली ऐड हो जाए करो, ठीक है। तो यस मैम।
ओके, थैंक यू बच्चों, और अटेंडेंस कर देना, ठीक है। Yes. Yes, ma'am. ओके बच्चों, थैंक यू। Thank you, ma'am.